कमरे में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा नहीं लग रहा? नीचे भी कोई आवाज नहीं है। शहर में होते तो इस समय गाड़ियों या लोगों की आवाजें आती रहती। ये खामोशी मेरे लिए असहनीय हो रही है। हाँ, पहाड़ों में ऐसे ही होता है अनामिका। अरे तुम नई हो इसीलिए तुम्हें अजीब लग रहा है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तुमको पता है यहाँ रात होते ही सब शांत हो जाता है। यही तो यहाँ की संस्कृति और यही तो यहाँ की खूबसूरती है। पता है, लेकिन ये खामोशी जैसे एक बेचैनी पैदा कर रही है। एक दबा दबा डर लग रहा है, जैसे कोई बड़ी बात होने वाली हो। तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? अरे तुम इतना चिंता क्यों करती हो? महसूस होने जैसा कुछ नहीं है, सब सामान्य है। तुम बस बेवजह डर रही हो। नए माहौल में ढलने में समय लगता है। बस खुद को समय दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। बात सिर्फ एक माहौल की नहीं है। मुझे लगता है तुम और मैं जैसे एक दूसरे से दूर हो गए हैं। शादी से पहले जो सहज रिश्ता था, यहाँ आकर वो वैसा नहीं लग रहा। तुमसे बात करते भी लगता है तुम किसी और ही बात में खोए हो। किस बात की दूरियां? अरे भाई मैं यहीं हूँ, काम के बाद घर आया हूँ, तुम्हारे पास बैठा हूँ, सब तो ठीक है। तुम्हारा मन क्यों खराब है? क्या हो गया? ठीक नहीं है, तुम मेरी बातों को सुनते ही नहीं। मेरे मन की अवस्था समझने की कोशिश तक नहीं करते। मैं बस तुमसे थोड़ा सा सहारा चाहती हूँ, जरा सी हमदर्दी। पर तुम तो सिर्फ काम और पहाड़ की बात करते रहते हो। अरे देखो भाई, मैं पूरे दिन काम करके आता हूँ। अब ये ना तुम्हारी उलझाऊ बातें सुनने का मन नहीं है। मैं मानता हूँ पहाड़ की जिंदगी कठिन होती है, धीरे धीरे तुम ढल जाओगे इसमें। अब क्या बोलूं, तुम समझती भी तो नहीं हो। चलो तुम सो जाओ, बाकी सारी बातें सुबह करेंगे। क्या सुबह होते ही सब बदल जाएगा? मुझे नहीं लगता। इस कमरे की खामोशी की तरह ही हमारे बीच की दूरी भी बढ़ रही है। अगर अभी तुम मेरे साथ नहीं हो तो फिर कब रहोगे? हाँ, शायद तब मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन सकूं। अभी बहुत थका हुआ हूँ। हाँ। यानी मुझे ही समझौता करना होगा, है ना? यही समझ में आता है। यहाँ की प्रकृति जितनी शांत है, तुम्हारा मन भी मेरे लिए उतना ही अनजान होता जा रहा है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? देखो अनामिका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम ये सारी बातें भूलो, छोड़ दो इसको, शांत हो जाओ। मन को शांत करो, लंबी लंबी सांसें लो, है ना? चलो ये सारी बातें भूल कर अब सो जाओ। चलो। माँ बाप की बात ना मानकर शहर की लड़की से शादी करने के कारण अनिमेष के जीवन में झंझट बढ़ते ही जा रहे हैं। परिवार किसी तरह भी अनिमेष की पत्नी को नहीं अपना पा रहा। अभी तक बरामदे में खड़ी हो, भोर हुए इतनी देर हो गई। अब तक सोई रहोगी तो घर का काम कैसे चलेगा? अपनी जिम्मेदारियां समझ नहीं आती तुम्हें? माँ, मैं तो उठ ही गई थी। यहाँ की हवा बहुत ठंडी है, थोड़ा असहज लग रहा था, इसलिए बस थोड़ी ताज़ी हवा ले रही थी। यहाँ सब लोग सुबह सुबह उठते हैं। ये शहर नहीं है, शहर में आलस चलता है, पहाड़ों में नहीं। यहाँ की ठंड, यहाँ का मौसम, सब हमें झेलना पड़ता है। हाँ माँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज बर्फ जैसे तेजी से पिघल रही है। पिछले साल तो इस समय ज्यादा बर्फ थी, तस्वीरों में देखा था। इन सब बातों में तुम्हें पड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारा काम है घर के अंदर का। मौसम की चिंता करने के लिए हम लोग हैं। बस ध्यान में आया इसलिए कह रही थी। अजीब सा डर लग रहा है, रात को भी ठीक से नींद नहीं आई। डरने से क्या होगा, अपने काम पर ध्यान दो, सब ठीक रहेगा। कल अमृता को मदद क्यों नहीं की? वो अकेली सारा काम कर रही थी। अमृता ने खुद मुझे भंडार घर में आने से मना किया था, इसलिए मैं नहीं गई। बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। नई बहू हो, सारे काम सीखने पड़ेंगे। अपनी जिम्मेदारी समझो और परिवार के साथ चलो। मैं समझती हूँ माँ, बस थोड़ा समय चाहिए। धीरे धीरे सीख जाऊंगी, गलती नहीं करना चाहती। समय नहीं है, यहाँ सब कुछ नियम से चलता है। जाओ भंडार घर साफ करो और अमृता की मदद करो। सुस्ती बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। आज ही सारा काम पूरा कर दूंगी।
तुमने ये सब सामान ऐसे क्यों रखा? क्या ये तुम्हारा शहर वाला किचन है? सब अस्त व्यस्त कर दिया। माँ ने क्या सिखाया तुम्हें? मैं तो ठीक ही रख रही थी, शायद तुम अलग तरीके से रखती हो। तुम बता दो, मैं फिर से ठीक कर देती हूँ। ठीक क्यों करूँ तुम्हें? खुद ही सब गलत रखा है, जरा सा भी दिमाग नहीं है। आंखें कहाँ थी तुम्हारी? ऐसे मत बोलो, मैं समझ नहीं पाई, बस तुम सिखा दो, मैं सही कर दूंगी। पहले कभी ऐसा काम नहीं किया। अब ये सब तुम्हें सिखाना पड़ेगा? आँखों से देखकर भी तो समझ नहीं सकती थी। तुम सिर्फ आलस करती हो, इतना आसान काम भी नहीं होता तुमसे। आलस नहीं कर रही, माहौल में ढलने की कोशिश कर रही हूँ। तुम हर बात का दोष क्यों दे रही हो? दोष क्यों ना दूं? शहर की लड़कियां बस आराम ढूंढती हैं, कठिन काम करने की आदत नहीं होती। शहर में भी मैं आलसी नहीं थी, अपना काम करती थी। तुम्हारे साथ झगड़ा अच्छा नहीं लगता। झगड़ा तुम कर रही हो, भंडार घर मैंने गुथा था, तुमने बिगाड़ कर रख दिया। अब तुम ही ठीक करो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। ठीक कर रही हूँ, बस मुझे शांति से काम करने दो। यहाँ शांति नहीं मिलती, काम करके ही शांति कमानी पड़ती है। जाओ, ये सामान किचन में रखो, सावधानी से। मैं नहीं करूँगी। तुम मुझे आदेश क्यों दे रही हो? मैं तुमसे छोटी नहीं हूँ। छोटी नहीं हो, पर इस घर की नई बहू हो, और मेरा काम है घर के नियमों को बनाए रखना। और यहाँ नियम है बड़ों की बात मानना। बाबूजी, क्या आपने देखा है, बर्फ आज ज्यादा तेजी से पिघल रही है, पिछले कुछ दिनों से भी ज्यादा। मुझे डर लग रहा है। हाँ बेटी, मैंने भी देखा। ये सामान्य नहीं है। इतनी तेजी से पिघलना अच्छा संकेत नहीं होता। इसके पीछे कोई गहरा कारण है। क्यों बाबूजी? बर्फ पिघलेगी तो रास्ता साफ होगा, इसमें बुरा क्या है? बात उतनी आसान नहीं है। ये बर्फ एक दूसरे पर दबाव बनाकर रहती हैं। अचानक तेजी से पिघलने पर नीचे की मिट्टी का दबाव कम हो जाता है, और ये पहाड़ के लिए खतरा है। नीचे का दबाव कम हो जाए तो क्या हो सकता है? कोई बड़ी समस्या? हो सकती है। पहाड़ के नीचे की मिट्टी और पत्थर ढीले हो सकते हैं। पानी ज्यादा जमा हो जाए तो बंधन टूट जाता है, तब भूस्खलन का खतरा ज्यादा होता है। आपकी बात सुनकर डर और बढ़ गया है। मुझे लग रहा है कोई बड़ा हादसा होने वाला है। हाँ बेटा, अब घबराहट तो मुझे भी है। एक तो उम्र भी ज्यादा हो गई है, और पहाड़ का मिजाज पहचानता हूँ। ऐसा मौसम कभी अच्छा फल नहीं देता। ये समझ लो कि प्रकृति रूठी है इस बार। हमें कुछ करना चाहिए, अनिमेष को बताना चाहिए, योजना बनानी चाहिए। अब बताने से कुछ नहीं मिलेगा। सावित्री और अमृता मेरी बात नहीं मानेंगी। कहेंगी अब बूढ़ा हो गया है, इसीलिए डरता रहता है। अब फालतू में झगड़ा ही होगा और कोई परिणाम नहीं निकलेगा। लेकिन अगर सच में खतरा हुआ तो हमें सावधान तो रहना ही चाहिए। पहाड़ पर किसी का वश नहीं होता बेटा। जब प्रकृति रूठे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बस एक चीज कर सकते हैं, और वो है इंतजार और ऊपर वाले से दुआ। बस इंतजार करने से खतरा और बढ़ जाएगा। कुछ न कुछ करना ही होगा। मन बिल्कुल बेचैन है। अब देखेंगे बेटी, जो होगा देखा जाएगा। तुम इतना मत सोचो। शहर की लड़की होने के कारण अनामिका हर चीज में सावधानी चाहती है, जबकि अनिमेष का परिवार इसे स्वीकार नहीं करता। मैं तुमसे बहुत जरूरी बात कहने आई हूँ, इसे और टालना ठीक नहीं। अब क्या हो गया? तुम तो हर वक्त बस समस्याएं ही ढूंढती रहती हो, कभी शांत भी रहा करो थोड़ा। मैं समस्या नहीं बना रही, बाबूजी भी चिंतित हैं। बर्फ का तेजी से पिघलना सामान्य नहीं, बड़ा खतरा आ सकता है। अरे गर्मी पड़ेगी तो बर्फ तो पिघलेगी ही ना, इसमें इतनी नौटंकी करने वाली क्या बात है? तुम अपने शहर वाला दिमाग ना यहाँ मत चलाओ। हाँ, ये पहाड़ है, यहाँ सदियों से ऐसा ही होता है। ये ड्रामा नहीं है,
बाबूजी ने कहा कि पानी जमा होने से नीचे की मिट्टी ढीली हो सकती है, भूस्खलन का खतरा है। बर्फ पिघलेगी, फिर ठंडी आएगी, फिर जम जाएगी। इसमें क्या ड्रामा करना है? ऐसा है, बाबूजी की हो गई है उम्र, वो हर बात में डर जाते हैं। मैंने ऐसा देखा था, मैंने ये देखा था, मेरे समय में ये हो। अरे हो गया समय, समय के साथ चीजें बदलती हैं। तुम उनकी बात इतनी क्यों मान रही हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे तुम्हारा शहरी दिमाग नहीं चलता। नहीं तो तुम्हारा काम है घर संभालना, बस वही करो। मेरा काम सिर्फ घर नहीं है, परिवार अगर खतरे में हो तो मैं चुप नहीं रह सकती। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं अनदेखा नहीं कर रहा, बस व्यवहारिक हूँ। फालतू की बात नहीं करता मैं तुम्हारी तरह। तुम्हें बेकार की चिंता लगी हुई है। यहाँ कुछ नहीं होगा, सब सामान्य है। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। सही बताऊं तो मुझे लगता है कि तुम अब मुझ पर भी और इस माहौल पर भी भरोसा नहीं करती हो। शादी के बाद से तुम बहुत बदल गई हो। मैं नहीं बदली, तुम बदले हो। तुम मेरी बात सुनना नहीं चाहते, मेरी चिंताओं का सम्मान नहीं करते। सम्मान नहीं, मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ के जीवन को अपनाना ही नहीं चाहती। मैं अपनाना चाहती हूँ, लेकिन लगता है हम दोनों जैसे दो अलग दुनिया के लोग हो गए हैं। मेरा मन कह रहा है इस बार शायद कुछ बड़ा होने वाला है। अंदर से एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ये क्या कह रही हो माँ? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मौसम थोड़ा भारी है, पर इतना बड़ा कुछ होने वाला क्यों लगेगा? आप चिंता मत करो। होगा, मैं पहाड़ की इस खामोशी को पहचानती हूँ। तुम्हारे बाबा भी बहुत चिंतित हैं, लेकिन वो तो बूढ़े हो गए हैं, उनकी बात कोई मानता नहीं। मुझे पक्का लगता है कुछ होने वाला है। बाबा तो हमेशा डरते रहते हैं, पर आपको क्या लग रहा है? आप तो हमेशा सही अनुमान लगाती हैं। लगता है कोई अनहोनी होने वाली है, और ये सब शुरू हुआ उस शहर वाली लड़की के आने के बाद से। उसका पैर भी ठीक नहीं है। हाँ माँ, वो तो बहुत आलसी लड़की है, कोई काम नहीं कर पाती, बस घर बिखेर कर रखती है। उसका स्वभाव ही खराब है। सिर्फ आलसी नहीं, उसके अंदर कोई अशुभ प्रभाव है। उसके आने के बाद से ही मौसम बिगड़ने लगा है। मुझे लगता है वो एक अपशगुनी लड़की है, चुड़ैल जैसी है। मेरे बेटे को फंसा लिया है। कितनी बार समझाया कि उससे शादी मत करना, पर उसने मेरी सुनी ही नहीं। आप बिल्कुल सही कहती हो माँ, उसे देखकर मुझे भी गुस्सा आता है। हर बात में उसे आपत्ति है, जैसे वो हमारे परिवार को बर्बाद करने आई है। जब मेरा पति पहली बार पहाड़ पर आया था, तब भी ऐसा ही हुआ था। फिर बड़ा हादसा हुआ था। मेरा दिल कांप रहा है। आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? उसे घर से बाहर निकलने से रोकिए, उसकी परछाई भी घर पर ना पड़े। कहा है, पर वो तो अपनी ही चलाती है, हमारी बात मानती ही नहीं, बड़ी जिद्दी है। दादा को कहना चाहिए, दादा उसे इतना बढ़ावा क्यों देते हैं? वो तो उसी लड़की के कहने पर चलता है। अनिमेष भी अब बदल गया है। मुझे इस परिवार को लेकर बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई हानि ना हो जाए। हेमंती दीदी, मैं एक बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। बर्फ जिस तरह पिघल रही है वो असामान्य है। आप तो यहाँ की हैं, आप बेहतर जानती होंगी। बहू, जानती हूँ, मेरे पति भी यही कह रहे थे। ये अच्छा संकेत नहीं है, इतनी तेजी से बर्फ पिघलना पहले कभी नहीं देखा। सब कहते हैं कि मैं चिंता ना करूं, लेकिन मन मानता नहीं। लगता है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। पहाड़ में कुछ पुराने विश्वास हैं जिन्हें हम आसानी से नहीं छोड़ते। हमारे पूर्वज इन नियमों को मानते थे। किस तरह के विश्वास? मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। गांव वाले कहते हैं जब कोई नई अलक्ष्मी घर में प्रवेश करती है तब प्रकृति रूठ जाती है, प्रकृति का प्रकोप उतरता है,
ऐसा ही मानना है। अलक्ष्मी, क्या आप कहना चाहती हो मेरे आने के बाद ऐसा कुछ हुआ? क्या मुझे ही अलक्ष्मी समझ रहे हैं? मैं पक्का नहीं कह सकती, पर तुम्हारी सास और ननद शायद ऐसा ही कुछ सोच रही हैं। वो शायद तुम्हें ही इस स्थिति के लिए दोष दे रही हो। तुम सावधान रहना। मैंने क्या गलती की? मैं तो बस पर्यावरण को लेकर चिंता कर रही थी। मैं तो भला चाहती हूँ सबका। तुम तर्क से सही हो, पर पहाड़ के लोग भावना और विश्वास से जीते हैं। तुम अपने मन को मजबूत रखो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई। माँ, बाबा, जरा ठहरिए। आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय बना के लाता हूँ। अनिमेष, मैं चाय बनाती हूँ, तुम बाबा से बात करो, वो बहुत चिंतित हैं। तुम्हें चाय बनाने की जरूरत नहीं, अमृता है। तुम बस चुपचाप बैठो, किसी काम को हाथ मत लगाना। माँ सही कह रही हैं, तुम बस आलस करके बैठी रहो। हमारे काम में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अरे तुम लोग चुप रहो। मुझे बड़े खतरे की गंध आ रही है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। ये जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। ये क्या हो रहा है? ये इतना जोर से क्यों कांप रहा है? भूकंप है क्या पिताजी? अरे नहीं रे, ये भूकंप नहीं है। ये पहाड़ टूटने की आवाज है और हमारी तरफ आ रहा है वो। बाहर पानी की भयंकर आवाज आ रही है। बर्फ पिघलकर पानी का सैलाब आ रहा है। हम खतरे में हैं। सर्वनाश हो गया। नीचे की तरफ बर्फ पिघलने से इतना पानी आया कि सब बह गया। गांव के आधे घर टूट गए। भागो सब। नहीं, मेरा मन सही था। सब खत्म हो गया। हमारा क्या होगा माँ? क्या हम बच पाएंगे? अरे हम तो ऊंचाई पर हैं, पर नीचे के लोग बर्बाद हो गए। चलो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, हमें तुरंत कुछ करना होगा। सबकी मदद करना जरूरी है। पानी किस दिशा से आ रहा है? क्या कोई अस्थाई बांध बन सकता है? कुछ तो उपाय करना होगा। बांध? तुम पागल हो गई हो। सब तुम्हारे कारण हुआ है अलक्ष्मी। क्यों बेवजह मुझे दोष दे रहे हैं? मैंने क्या किया? क्या किया? तुम्हारे आने के बाद ही सब हुआ। तुम्हें पहाड़ की मान्यताएं नहीं पता? ओहो, अभी इतना बात करने का समय नहीं है। नीचे के लोगों के साथ हम भी खतरे में पड़ सकते हैं। जल्दी जल्दी सोचो कि करना क्या है। फालतू की लड़ाई मत करो अभी। ये सब इसी अलक्ष्मी की वजह से हुआ। उसके आने के बाद से ही प्रकृति नाराज है। उसे अभी घर से निकाल देना चाहिए। माँ, ये क्या कह रही हो? ये प्राकृतिक आपदा है। अनामिका को क्यों दोष दे रही हो? क्या उसने पत्थर पहाड़ तोड़ा है क्या? गजब बात करती हो। उसकी कोई गलती नहीं है। आपदा नहीं, श्राप है। उसके आने के बाद से हमारे घर में चैन नहीं। अब पूरे गांव में अनहोनी हो गई। तुम समझते क्यों नहीं? माँ बिल्कुल सही है। वो हमेशा आलस करती है। अलक्ष्मी की तरह घर में पड़ी रहती है। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं तो पहले ही सबको सावधान करना चाहती थी। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। क्या करना है? अब तो बस इस अभिशाप का फल भोगना है। इसके कारण हमारा सब खत्म हो गया। अनामिका, तुम चुप क्यों हो? कुछ कहना है तो कहो। क्या कहूँ? जब कहा था तब सुना नहीं। अब दोष देना आसान है। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अनामिका बेटा, तुमने कहा था ना कि बर्फ असामान्य गति से पिघल रही है। बस तभी हमने ध्यान नहीं दिया। ये बेटा मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो तुम क्यों उसकी बात सुनने लगे? वो अलक्ष्मी है। उसकी कोई बात सुननी ही नहीं चाहिए। अब यहाँ आकर नाटक कर रही है। देखा ना, माँ सही कह रही थी। इस अलक्ष्मी की वजह से ही सब हुआ। इसी के कारण आज इतना बड़ा संकट आया। हमारा सब खत्म हो गया।
तुम बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रही हो अमृता। ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक घटना है। अनामिका को दोष देने से कोई मतलब नहीं है। तर्क संगत बातें करो। नहीं तो। प्राकृतिक घटना नहीं, जब से वो घर में आई है मौसम ही बदल गया है। उसका स्वभाव ही खराब है। वो शहर की आलसी लड़की है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आलसी हो या ना हो, उसका इस प्रकृति पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये पहाड़ बहुत पुराना है। इसकी मिट्टी पहले से ही कमजोर थी। यही अब सामने आ रहा है। कुछ भी बातें करती हो। तुम भी उसके पक्ष में हो। उसने हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाया। क्या तुम देख नहीं पा रहे? तुम उसका समर्थन कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आप सभी उसे गलत तरीके से दोष दे रहे हैं। वो पहले ही चेतावनी देना चाहती थी, पर आप में से किसी ने सुना ही नहीं। मेरी भी नहीं सुनी। चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन उसका स्वभाव ही खराब है। किसी काम में उसका मन नहीं लगता। माँ सही कह रही थी, उसने सिर्फ हमें कष्ट दिया। और तुम्हारी माँ भावनाओं में बहकर बोल रही है। तुम भी क्यों भावनाएं दिखा रही हो? मुझे तो समझ ही नहीं आता। अरे तुम्हें तर्क के साथ बात करनी चाहिए, विज्ञान के हिसाब से बात करनी चाहिए। अब जरूरी है कि ठंडे दिमाग से स्थिति को संभालो। तुम्हारी तरह एक पढ़ी लिखी लड़की अगर इन अंधविश्वासों पर भरोसा करेगी तो हम लोग क्या करेंगे? हमें कौन रास्ता दिखाएगा? हैं? तर्क से अब क्या होगा? हमारा सब कुछ खत्म। इस लड़की ने हमारा जीवन छीन लिया। अरे भाई, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अब हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि क्या किया जा सकता है। हमें अपना जीवन फिर से सामान्य बनाना होगा। ऐसे बैठकर रोने से अपने आप ठीक नहीं होगा कुछ भी। इसकी वजह से हम संकट में हैं। संकट आया है, लेकिन इसका सामना करना होगा ना। अनामिका ने कोई नुकसान नहीं करना चाहा। वो हमारी तरह ही है। बस उसे समझाने की कोशिश बंद करो। खुद समझो। पहाड़ के इस संकट के कारण सभी अनिमेष की पत्नी अनामिका को दोष दे रहे हैं। इसलिए अनामिका खुद कारण जानकर इसका सामना करने की कोशिश कर रही है। पापा, आप मुझे सच सच बताइए, बर्फ ऐसे क्यों पिघल रही है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैं जानना चाहती हूँ। बेटा, ये पहाड़ बहुत पुराना है। इसके नीचे ढीली मिट्टी और पत्थर है। बर्फ अचानक से ज्यादा पिघलने पर पानी जमा होकर उस मिट्टी पर दबाव डालता है। बस यही मुख्य समस्या है। पानी जमा होकर दबाव डालने से क्या होता है? मिट्टी की मजबूती क्यों कमजोर हो जाती है? अब पहाड़ की कमजोरी बढ़ती है। कई साल पहले इस पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया था, तब बहुत नुकसान हुआ था। ये इतिहास सब भूल गए, तो अब उनको लगता है कि आज पहली बार हो रहा है। आपने तब मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तब जानना चाहती थी। मैंने तो आप पर भरोसा किया था। देखो बेटा, मैं जानता था कि मैं बताऊंगा तो भी कोई सुनेगा नहीं। सावित्री और अमृता तो सिर्फ मुझे बूढ़ा समझती है। अनिमेष, वो भी मेरी बात को कोई महत्व नहीं देता। तो मैं क्या बताऊं, किसे बताऊं? लेकिन क्या ये मौन उस पुराने हादसे का संकेत है? क्या हमें फिर से उसी भयंकर संकट का सामना करना होगा? हो सकता है इस पहाड़ का मूड समझना बहुत कठिन है। एक बार जब ये टूटना शुरू करता है तो आसानी से नहीं रुकता। ये प्रकृति का खेल है बेटा, प्रकृति का खेल। तो हम बैठे नहीं रह सकते। हमें कुछ करना होगा। इस संकट को रोकना जरूरी है। लोगों का जीवन खतरे में है। तो तुम क्या करोगी? क्या हमारे पास प्रकृति पर कोई नियंत्रण है? इतने बड़े पानी के बहाव को क्या तुम अकेले रोक पाओगी? हाथ नहीं है, लेकिन दिमाग तो है। अगर हम बर्फ पिघलने के पानी को किसी दूसरी दिशा में मोड़ दे तो? मैंने एक जगह देखा है। दूसरी दिशा? ये कैसे संभव है? पानी का बहाव बहुत तेज है। क्या तुम कर पाओगी? मतलब ये तो असंभव है। मैं कुछ सोच रही हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। आप पहाड़ को जानते हैं, आपके अनुभव की जरूरत है।
मुझे लगता है हम इस संकट को रोक सकते हैं। बैठकर कुछ नहीं होगा, हमें एक योजना बनानी होगी। तुम क्या कह क्या रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई है। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। अब बस ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि सब ठीक हो जाए। नियंत्रण से बाहर नहीं गया। मुझे लगता है बर्फ पिघलने के पानी को एक निश्चित दिशा में मोड़ा जा सकता है। हम इसे दूसरी ओर ले जा सकते हैं। कैसे कैसे संभव है बेटा? पानी का बहाव तो बहुत तेज है। क्या तुम पूरे पहाड़ के पानी को मोड़ दोगी क्या? ये तो असंभव है। पूरा पानी नहीं, जहाँ से बहाव आ रहा है वहीं से इसे हटाना होगा। गांव के आखिरी किनारे पर एक बांध बनाना होगा। वही बांध देने से पानी दूसरी दिशा में चला जाएगा। बांध? वाह, अब बांध बनाना है? ये भी असंभव है। इतने कम समय में इतना बड़ा काम नहीं किया जा सकता। तुम्हारा विचार ही सही नहीं है, फालतू की बातें करती हो। किया जा सकता है अगर गांव के सभी लोग मिलकर काम करें। थोड़ी मिट्टी और पत्थर से अस्थाई बांध बना सकते हैं। अब हमारी एकता जरूरी है। वैसे विचार खराब नहीं है, लेकिन गांव वाले हमारी बात सुनेंगे क्यों? वो तो तुम्हारी माँ और बहन की बात सुनकर तुम्हें दोषी मानते हैं। वो तुम्हें कुलक्षणी समझते हैं। और तुम तो पहाड़ों के बारे में ज्यादा जानती भी नहीं हो, तो तुम कैसे बांध की जगह तय करोगी, कैसे बनाओगी? ये तो रणनीति का काम है। मैंने जगह देखी है जहाँ पहाड़ का कोना है, वहीं बर्फ पिघलकर पानी जमा हो रहा है। वहीं बांध देना होगा। मैंने पापा से बात की थी। वाह वाह बेटा वाह, तुम्हारे साहस की तारीफ करनी होगी। लेकिन हाँ, ये काम है बहुत खतरनाक। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। चलिए फिर हम सब मिलकर शुरू करते हैं। सभी सुनिए, हम बैठे नहीं रह सकते। बर्फ पिघलने के पानी को इस रास्ते से गांव की ओर जाने नहीं देना है। हमारा जीवन खतरे में है। अनामिका, तुम इतना जोखिम क्यों ले रही हो? तुम पहले क्यों खड़ी हो गई? मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताओ क्या करना है, बोलो। वाह 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 वाह, अब हम नई बहू की बात क्यों सुने? ये संकट तो इसी की वजह से आया है ना। हम इस पर भरोसा क्यों करें? नहीं करने वाले भैया भरोसा इस पर। संकट क्यों आया ये बाद में देखेंगे। अभी हमें बांध बनाना होगा। इस कोने से पानी को दूसरी दिशा में मोड़ना होगा। हमारे पास और समय नहीं है। मैं संकोच कर रहा था कहने में, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा निर्णय सही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर काम करेंगे। हाँ हाँ, लेकिन भैया इतना बड़ा बांध बनेगा कैसे? हमारे पास तो औजार भी नहीं है। हम तो खाली हाथ हैं। औजार की जरूरत नहीं, मिट्टी और पत्थर से काम शुरू करना होगा। चलिए सभी मिलकर हाथ लगाएं। हमारा जीवन हमारे हाथ में है। मैं अनामिका के साथ हूँ। वो अलक्ष्मी नहीं, हमारी रक्षक है। चलो सब काम शुरू करें। हमारे पास और समय नहीं है, जल्दी करना होगा। रात हो रही है और पानी तेजी से बढ़ रहा है। सावित्री मासी माँ, आपने अनामिका को जो लक्ष्मी कहा था वो झूठ साबित हुआ। आपको अपनी गलती समझनी चाहिए। मुझसे गलती हो गई है हेमंती। मैंने भावनाओं में उसे दोष दिया। मैं नहीं समझ पाई। मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया। मैंने भी उसे आलसी लड़की कहा था। अब मुझे पता चला वो हमसे ज्यादा साहसी है। उसने अकेले पूरे गांव का नेतृत्व किया। अगर उसने समय पर बांध का सुझाव न दिया होता तो शायद हमारा ये घर भी बह जाता। हम सब आज संकट में पड़ जाते। मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया। उसे मेरी बातों से कितना दुख हुआ होगा। मैं उसके पास क्या मुंह लेकर जाऊं? उसकी वजह से हम जिंदा हैं। उसने हमारी रक्षा की। हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। आपको उससे माफी मांगनी चाहिए मासी माँ। वो बहुत अच्छी लड़की है। वो आपको माफ कर देगी। आपको उसे सम्मान देना चाहिए। मैं उसके पास क्या मुंह लेकर जाऊं? वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी? शायद अब वो मुझे माफ ना करे। जाओ माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है।
वो तुम्हें माफ कर देगी, उसे गले लगाओ। पहाड़ की अलक्ष्मी जैसी कोई मान्यता नहीं है प्रकृति की कमजोरी और एक इंसान की बहादुरी। अनामिका ने साबित किया वो अलक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी है। अनामिका की साहसिकता की वजह से पूरे गांव के लोग और अनिमेष का पूरा परिवार अपनी गलतियां समझ गया। सभी अनामिका से माफी मांगते हैं। अब सारा संकट खत्म हो गया। पहाड़ का पानी भी अब शांत हो गया है। हमारा बांध सफल हुआ। हाँ अनामिका, सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है। तुमने मेरी शंका दूर की। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ सच में बहुत अन्याय किया। मुझे माफ करना। बहू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अलक्ष्मी कहा, अपमान किया। तुमने मेरा जीवन बचाया। माँ, आप लज्जित मत हो। मैंने आपको माफ कर दिया। मैं आपकी बातों को याद नहीं रखती। आप ही मेरा परिवार है। लेकिन हाँ, तुमने साबित कर दिया तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो बल्कि इस परिवार की रक्षक हो। अब मैं तुम्हारी बातों की उपेक्षा नहीं करूंगा। आज से तुम्हारी बात अंतिम होगी। तुम हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हो। तुमने इस परिवार को बचाया। मैं हमेशा तुम्हारी ऋणी रहूंगी। हम सबने मिलकर काम किया, इसलिए सफल हुए। एकता हमारी शक्ति है। आज हम सब एक हैं। हाँ, अब से इस घर के नियम तुम तय करोगी। तुम हम सबसे ज्यादा योग्य हो। अगर आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बताओ दोस्तों, इस कहानी में पहाड़ पर संकट क्यों आया?